मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप बताइएगा। आवाज सभी को क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। जी मैम। ओके। तो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था हियरार्की, इसकी मेमोरी की हियरार्की कि किस तरह से उसकी स्पीड किस किस कौन कौन सी मेमोरी के हिसाब से बढ़ती है, स्पीड कैसी है, उसका कॉस्ट कैसा है ना, कैपेसिटी उसकी कितनी है, फिर ट्रांसफर टाइम जो है उसमें कितना लगता है, ये हमने देख लिया था। अब हम इसको देखें एक फिर से एक कंप्यूटर को यदि हम सामने रखें और उसका सीपीयू सामने रखें तो किस किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए, सीपीयू में क्या क्या है, एएलयू लगा हुआ है, कंट्रोल यूनिट है जो कि सभी चीजों को, जो भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनको कंट्रोल करने के लिए। मेमोरी यूनिट बहुत एक वास्ट है टॉपिक। तो इसमें बहुत सारी सर्किटरीज होती हैं, अलग अलग मेमोरीज होती हैं, और ये मेमोरीज को मतलब कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर का काम है स्टोर करना डेटा को, पर उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है, लेकिन स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे कि एक हार्ड डिस्क है, ये मेमोरी डिवाइस है आपकी, लेकिन है सेकेंडरी। हमने दो तरह की पढ़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल है उसको प्राइमरी मेमोरी कहा, एक्सटर्नल जो है जो अलग सीपीयू के अलावा जो लगती है वो है एक्सटर्नल या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारा हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट हमने पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी में हमने दो पढ़े थे, रैम और रोम। उसके फिर हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, अर्लियर डेज में कौन सा यूज होता था, अभी कौन सा यूज होता है। और हमने एक कैश मेमोरी पढ़ी थी जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी है, जो कि जस्ट सीपीयू के पास होती है, रैम का ही एक छोटा सा पार्ट आप इसको कह लो। जो भी प्रोग्राम आपका रन हो रहा है अभी, जो यदि आप कंप्यूटर पे हैं तो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो प्राइमरी मेमोरी में रन होती है, रैम में रन होती है। और कैश मेमोरी इमीडिएटली जो भी डेटा जो है सीपीयू को चाहिए कोई प्रोसेस करने के लिए, वो इमीडिएटली उसको प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे सीडी रोम है, ये भी एक तरह का हमने डिस्क पढ़ा था एक्सटर्नल मेमोरीज में। ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिसपे से काफी टाइम से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब काफी क्वेश्चंस काफी ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये जो हियरार्की है डेटा का, ये आपको याद करना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद, इस तरह से कैसे वो एक पूरा डेटाबेस बनकर जो है वो तैयार होता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी डेटा को मेजर करने के लिए वो है बिट, है ना। क्योंकि जो कंप्यूटर है आपका वो डिजिट्स ही समझता है। वो आप कुछ लिख देंगे वर्ड्स में, वो अल्फा न्यूमेरिक कोड में, वो उतना आसानी से नहीं समझता है। उसको कन्वर्ट करते हैं हम बिट्स में। लेकिन बिट क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, 0 और 1। तो इसको इसमें यदि हम किसी भी मेमोरी का या किसी भी कंप्यूटर का यदि हम कैपेसिटी या उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी मेजर करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक बाइट बनाई, एक बाइट को डिफाइन किया, और वो बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो आपको बाइट्स में आप जो है वो स्टोरेज किसी भी मेमोरी की वो देते हो कि कितने बाइट हैं, क्योंकि वो इजी हो जाता है एज कंपेयर टू बिट्स। तो जो एक बाइट है उसका एक कैरेक्टर बनता है। एक कैरेक्टर का मतलब है कि जो भी आपने कमांड्स आप दे रहे हो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर का मिश्रण है वो। तो एक कैरेक्टर जो है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। 8 बिट्स का मतलब है कि 8 टाइम्स 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग, ठीक है। और एक जो कैरेक्टर है वो 8 बिट्स का होगा, यानी कि 1 बाइट का होगा। अब बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं फील्ड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर, कोई भी एक फाइल है उसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर में कैरेक्टर को मिला करके एक जो, जैसे इस तरह से समझ लीजिए कि एक अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट को मिला के हम एक वर्ड बनाते हैं।
वर्ड का ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, और पूरे सेंटेंस का जो बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं उनको एक पैराग्राफ या एक पेज या एक पूरा एक चैप्टर आप कह सकते हो, वो बनता है। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वो फील्ड कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो है, बहुत सारे फील्ड्स को एक रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने पूरे शेड्यूल का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आप कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, तो वो एक पूरा रिकॉर्ड हो गया कलेक्शन ऑफ वेरियस फील्ड्स। मतलब आपका खाना, उठना, बैठना, काम करना सब उसमें आ जाएगा। और डेटा फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। पूरा जो एक आपने एक रिकॉर्ड बनाया, उसको आपने एक फाइल में मतलब उसको सिस्टमेटाइज किया, उसको एक सिस्टमैटिकली आपने प्रेजेंट किया, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो है वो डेटा फाइल है। वो टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है और दूसरे किसी जो भी आपका रिकॉर्ड है, डिपेंड करता है, उस फॉर्म में भी हो सकता है। फिर डेटाबेस, मतलब ये पूरी जो फाइल आपकी बनी, पूरी जो डेटा फाइल बनी जिसमें कि रिकॉर्ड्स हैं सारे, बहुत सारे, तो उनको मिला के, बहुत सारी फाइल्स को मिला के जो चीज बन के तैयार होती है उसको कहते हैं डेटाबेस, जो कि कलेक्शन है रिलेटेड फाइल्स का। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी चीज जो बनानी है आपको, क्या बनाना है? डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बनेगा? बहुत सारे फाइल्स का एक कलेक्शन। फाइल कैसे बनती है? बहुत सारे रिकॉर्ड का कलेक्शन। फील्ड कैसे बनता है? सॉरी, रिकॉर्ड कैसे बनता है? बहुत सारे फील्ड का कलेक्शन। फिर फील्ड कैसे बनती है? बहुत सारे बाइट्स का कलेक्शन। और बाइट कैसे बनी है? बिट से बनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर है कि एक डेटाबेस है, बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना के रखते हैं। उसमें हर स्टूडेंट का जो है कोर्स वो कौन सा कर रहा है, उसके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसका फीस का क्या है, फाइनेंशियल फाइल में आएगा, फीस दे रहा है कि नहीं, करिकुलम एक्टिविटी के जो भी चार्जेस हैं उस हिसाब से उसका बनेगा। पर्सनल फाइल में उसकी जो एक्टिविटीज हैं या फिर उसकी अटेंडेंस है, वो सारी चीजें इसमें होंगी। तो बहुत सारी चीजों का जो कलेक्शन है वो है डेटाबेस। अब उसमें जो इंडिविजुअल जो है वो उसको हम कहते हैं फाइल। तो फाइल में जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है कोर्स फाइल। अब कोर्स फाइल में क्या होता है, हर स्टूडेंट का कौन सा वो कोर्स कर रहा है, उसके बाद में कब से कब तक है, और फिर उसके कितने ग्रेड हैं उसमें, एकेडमिक्स उसका कैसा है, तो वो जो मिलकर के एक कोर्स फाइल बना बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उसको हम कहेंगे फाइल। अब इस फाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब उसका जो आईडी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है, कोर्स का नंबर है ना, डेट है कि कब से कब तक उसने, डेट तो ये क्या लिखा है इसमें, मेरे ख्याल से कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, या उस पर्टिकुलर जो कोर्स में उसके कितने मार्क्स आए वो है ना, उसने एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, कितने दिए हैं, कितने छोड़े हैं, वो सारे का जो वेरियस फाइल्स बनी है, उसमें जो एक रिकॉर्ड है, एक कॉलम है, जैसे कि आईडी का है तो आईडी का रिकॉर्ड होगा, कोर्स का नाम है तो कोर्स का रिकॉर्ड होगा, ग्रेड्स का है तो ग्रेड्स का रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का कौन सा कोर्स है, कौन सा ग्रेड है, उसका आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड के अंदर में आएगा कि किस रोल नंबर के बच्चे का, आप उसमें रोल नंबर डालिए तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड में अलग अलग फील्ड है, ये आईडी का अलग है, ग्रेड का अलग है, कोर्स का अलग है, तो वो एक जो फील्ड होगी, एक जो पर्टिकुलर हेडिंग में जो डेटा होगा उसको हम कहेंगे फील्ड। अब ये जो फील्ड बनी या ये जो भी डेटा इसमें है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोज एंड वन है, और वो जीरोज एंड वन का जो कॉम्बिनेशन है एक कैरेक्टर का, वो 8 बिट्स का है। तो ये जो है इसको हमने कहा बाइट। ठीक है, बाइट जो है वो इस तरह से 8 बिट्स का इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि जैसे एक फील्ड है या जो भी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि ग्रेड बी है, तो बी को जो है वो इस फील्ड को
जो कंप्यूटर समझेगा वो बी के तरह से नहीं समझेगा, बी के लिए एक पर्टिकुलर कोड होगा जीरोस और वन का, उससे वो समझेगा कि इसको बी को डिस्प्ले करना है, ठीक है। और जो बाइट है वो क्या है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हो गई, बिट हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है जो काम में आता है इसमें आईसीटी में, वो फोर टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं। फर्स्ट जो है, जो हम अपने रूटीन में जो है यूज करते हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें कि दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। आपके डेसिमल नंबर में कितने नंबर होते हैं, डेसी, डेसी का मतलब है, तो 0 से लेके 9 तक जो है आप बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने डेटा को दिखा सकते हो, कितनी सैलरी है, कितने बच्चे हैं, है ना, कितने डेज हैं ईयर में, या कौन से दिन क्या है। तो इस ये जितने भी न्यूमेरिक्स डेटा हैं वो हम कितने नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 to 9, मतलब कि 10 नंबरों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, 10 डिजिट्स में। तो ये जो बेस है इसका, इसीलिए इसका जो बेस है वो है 10, ठीक है। लेकिन जो बाइनरी सिस्टम है उसमें डिजिट्स ही दो हैं, तो दो डिजिट्स हैं, तो इसका बेस जो होगा वो 2 होगा। ऑक्टल नंबर है, इसमें 8 ही नंबर हैं, 0 to 7, 8 डिजिट्स हैं इसमें, तो 8 डिजिट्स होने की वजह से बेस जो है इसका वो 8 होगा। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 नंबर होते हैं, 0 to 9, ये तो हम वैसे के वैसे ही जैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो दो डिजिट्स हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाए ना हो, इसलिए जो 10, 11, 12 अप टू 15 जो है वो जो नंबर्स हैं उनको A to F के अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जब 10 है, डेसिमल 10 है, तो उसको हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल में A। यदि वो डेसिमल में 11 है तो हम उसको लिखेंगे B। उसी तरह से C, उसी तरह से D, उसी तरह से E और F। F जो है वो कौन सा नंबर होगा, 15 होगा, डेसिमल 15 नंबर होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस तरह से जो है रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो देखिए 0 जो है ये बाइनरी, इसमें 4 बिट्स लिए हुए हैं, क्योंकि 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट्स की जरूरत होती है। 3 बिट्स तक आप 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो 2 बिट्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 3 होता है 2 बिट्स में। कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा, जब सारे ही डिजिट्स जितने भी हैं, जैसे कि 2 डिजिट्स हैं उसमें सारे नंबर 1 1, तो वो मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे 15 जो है वो हेक्साडेसिमल में हाईएस्ट नंबर यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे 15 तक इन्होंने लिया है। कि डेसिमल में हम इसको कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5, आपको सबको पता है वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाइनरी में दिया है, हेक्साडेसिमल में दिया है और ऑक्टल में दिया है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि 0 रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो ये 0 0 0 0 में होगा। 1 आपको लिखना है बाइनरी, 4 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं और उसमें आपको 1 लिखना है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 0 0 0 1। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट है, क्योंकि बाइनरी है तो इसका जो बेस है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2 होगा, ठीक है। तो 2 raised to 0 जो है वो आपका ये वाला डिजिट है, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो और जो हम उसको ग्रेजुअली जो है वो बढ़ाते जाते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 4, जितने भी यहाँ पर डिजिट्स हैं उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। अब जो भी डिजिट्स हैं यहाँ पर वो इससे, खैर ये तो कन्वर्जन हो गया। अब अभी हमको क्या कन्वर्ट करना है, हमको ये डेसिमल टू बाइनरी करना है, लेकिन हम इसको अभी बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये कैसे आया वो हम अभी देख लेते हैं, ये आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। हेक्साडेसिमल 9 तक जो है
जो डेसिमल है वो वैसे के वैसे ही हैं, और जब 2 डिजिट शुरू हो जाते हैं तो उस केस में जो है ये 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखो कि ऑक्टल जो नंबर है इसमें 0 to 7 जो है वो जैसे डेसिमल में लिखते हैं हम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जब हम 8, 9, 10, 11, 12 ये सब लिखते हैं तो उस केस में हम ये नंबर्स आते हैं। अब ये नंबर्स कैसे आते हैं इसको हम देख लेंगे। यदि मैं आपको बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बता दूंगी तो आप उसी को यहाँ अप्लाई करके इन नंबर्स को देख सकते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कन्वर्जन जो है वो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो डेसिमल नंबर है वो 13 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 13 यहाँ पे दिख रहा है आपको। जी मैम। ये 13 है, 13 में ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है 10। 10 का मतलब है कि ये डेसिमल नंबर है। देखो 13 जो है वो ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पर है, ये 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर है। तो अब ये जब डेसिमल नंबर है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना बताया था, 2 बताया था, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसको जो बेस नंबर है आपका 2, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर। इसको डिवाइड करते हुए हम जो है इसका क्वोशिएंट जो भी जितने टाइम्स हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब यदि ये 2 है तो ये रिमाइंडर या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, तो उस रिमाइंडर को हम यहाँ साइड में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 2 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, तो 6 टाइम्स, है ना। 2 6 जा 12 होता है, तो 12 होता है तो कितने टाइम्स हमने इसको भाग दिया, 6 टाइम्स। यहाँ 12 आ जाएगा तो आपका रिमाइंडर जो बचेगी संख्या वो कितनी बचेगी, 1। तो उसको आपको यहाँ साइड में लिखना है, ठीक है। अब इस 6 को फिर से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन कब तक करेंगे हम, जब तक कि रिमाइंडर या तो 0 आए या फिर 1 आए, लास्ट तक आपको डिवाइड करते जाना है। और यहाँ साइड में जो है आप इसको लिखते चले जाएंगे कि 1 है, 0 है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो लिखेंगे। तो 6 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पर यहाँ 3 आ गया। अब 6 आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 0। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को फिर से डिवाइड किया हमने, 3 को डिवाइड किया 2 से, तो कितनी बार गया, 1 टाइम्स गया। 2 आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब लास्ट में आपका नंबर कितना बचा, यहाँ पर 1 टाइम आपने डिवाइड किया था, ठीक है, 2 1 जा 2, तो इस 1 को भी आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए आपके। अब आपको इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे हम नीचे से ऊपर तक, ठीक है। यानी कि हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1, अप साइड लिखेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए, अब यदि इसी नंबर को आपको मैम नीचे में 1 कैसे आया मैम, नीचे एक 1 बच गया। वन टाइम हमने डिवाइड किया ना, एक बार 2 1 जा 2, 2 एकम 2 बोला ना हमने, तो एक बार हमने डिवाइड किया तो उस एक को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये तो रिमाइंडर है, यहाँ पे 2 आया था, एक बार हमने डिवाइड किया, है ना, 2 आया था यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 1। हाँ, और इसको ये जो क्वेश्चन जो लास्ट में हमारा बचता है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ओके मैम। अब इसको यदि कन्वर्ट करना पड़े आपको वापस डेसिमल में, तो क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये सबसे छोटी वो है और ये सबसे बड़ी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 का जो सबसे मिनिमम पावर होगा वो होता है 0, 2⁻0 लिख दो यहाँ पर। नीचे लिखो 2⁻1, फिर थर्ड पे लिखो 2⁻2, फोर्थ पे लिखेंगे हम 2⁻3, ठीक है।
मैम आ गया स्थानीय एग्जाम? मान बोलते हैं मैम, स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं मैम। हाँ, तो ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे डिजिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, 2 रेस टू 0 है यहाँ पर, तो 2 रेस टू 0 का कितना मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर 2 रेस टू कितना बताया मैंने, 1, 2 रेस टू 1 कितना होता है 2, 2 को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई 0 संख्या। उसके बाद में 2 का पावर कितना होगा यहाँ पर, थर्ड में 2 होगा, है ना। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ठीक है। यहाँ पे 1 है ना, तो 4 होगा, तो 4 को हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कितना है 2 क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कि 8, ठीक है। 8 इंटू 1 इज 8। तो अब हमको किस किस को जोड़ना है, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया था, और यहाँ पे 1 आ गया। तो 8 + 4 + 1 कितना हो गया 13। 13, ठीक है। आगे और आपको क्लियर हो जाएगा, नीचे से, नीचे वाली स्लाइड में और अच्छे से दे रखा है। ये यहाँ पे देख लो कि डिजिटल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले एक एग्जांपल हम बाइनरी का और ले लेते हैं, बाइनरी कन्वर्जन का। तो अब यहाँ पे देखो 25 है, 25 नंबर हमने लिख दिया। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड करोगे, बेस कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ठीक है, 12 बार जाएगा, ठीक है। 24 आ गया यहाँ पर, 24 आ गया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 1, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट रिमाइंडर। उसके बाद में 2 को हमको कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर या तो 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 2 × 6 = 12 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 बचेगा, पूरा भाग चला गया, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। फिर आया 6, 6 को फिर से आपने 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 3 टाइम्स, तो 3 हमने नीचे लिखा, 6 ऊपर, फिर से कितना रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ पे हमने फिर से 0 लिखा। अब फिर से 3 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 × 2 है ना, एक बार गया, रिमाइंडर कितना आया 1, ये 1 आ गया, और ये 1 यहाँ पर है, तो इसी 1 को हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया। तो अब कितना बचे, आप नीचे से लिखोगे आप ये नंबर, ठीक है, नहीं तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम 1, मैम 0 फिर बच गया मैम नीचे, नहीं ये इस पे ध्यान मत दो, ये कुछ 0 टाइम्स आप मतलब कि 2 0 उस हिसाब से ले लो इसको, और अच्छे से समझ। हाँ, क्योंकि 1 में तो 2 को आप 1 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, सॉरी 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, छोटा नंबर है ना। जी जी। हाँ, तो इसलिए 2 0 कर दिया उसको, और कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। इस तरह से समझ लीजिए इसको। तो हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, ठीक है। और इसी का इन्होंने यहाँ पर वापस से जो आपका बाइनरी नंबर आया आपका 25 का, उसको फिर से डेसिमल में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप पहले पूरा लिख लीजिए, 2 × 0, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, ये आ गए नंबर, ठीक है। अब इसको आपको रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। इसको 1 से करेंगे, इसको 0 से करेंगे, इसको भी 0 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे, और इसको भी 1 से करेंगे। तो अब कितना कितना आएगा, 2 × 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 × 1 1 हो गया। अब ये दोनों 0 है, कितना भी नंबर हो, 2 है 4 है, ये 0 ही होगा। उसके बाद में 2³ का आप 1 से करोगे तो 8 आ जाएगा। 2 × 4 मतलब 16, 16 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, 1 + 0 + 0 + 8 + 16, तो ये नंबर जो है वो कितना आ गया आपका 25 आ गया। उसी तरह से ये एक और नंबर यहाँ पे ऊपर दे रखा है, इस तरह के आते हैं
कभी आ भी सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इजीली आप कर सकते हो। इतना मतलब 8 डिजिट्स तक आ सकता है। तो कैसे करना है आपको, आपने पहले वही कर लिया है ना, 2 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से आपने लिख दिए। ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब जो है वो 8 है, फिर 16 आ गया, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 7। तो ये नंबर आ गए। अब आपको इस रिस्पेक्टिव डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 8 को 1 से करेंगे 8 आएगा, 16 को 1 से करेंगे 16 आएगा, 32 और 64 को 0 से मल्टीप्लाई किया है तो 0 आएगा, और 128 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 128 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो आपका डेसिमल इक्विवेलेंट जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 155 आ जाएगा। मैम एक चीज समझ में नहीं आई मैम, जैसे वो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, ये नीचे सबसे कोने में जो यहाँ पर 1 into 2 उसका 0 है, स्क्वायर वाला जो लगा हुआ पावर, 0 2 उसकी पावर 1, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आया ये। ऐसे ही आएगा, बेस 2 है ना इसका, यस इसका मैम, बेस। वो हाँ, पूरे का तो इसको ऐसे ही आप, जब आपको ये नंबर को डिजिटल सॉरी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसी बेस के पावर से इन रिस्पेक्टिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। ऐसे पावर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो इस रेशियो प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। अच्छा मैम, मतलब जैसे हमारे पास ये 1 1 0 0 1, ये अगर देखेंगे तो 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, हाँ तो हमें है ना पावर बढ़ाते हुए जाना, वो भी 2 पर लगाकर पावर बढ़ाते हुए जाना, 0 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4। ऑलवेज ऑलवेज देखो, ये हमेशा याद रखना। और कहाँ से बढ़ाएंगे आप, जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेस टू 0 से, फिर 2 रेस टू 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा। नंबर को किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो ये जो रिमाइंडर्स आए इसको आप ऐसे 1 0 0 1 1 लिख दोगे, नंबर बदल जाएगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है, 1 1 0 0 1। ये जो है ये सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे राइट मोस्ट थिंग में आएगा, सबसे नीचे वाला। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है आपको, ये एक याद रखना। ठीक है, अब यदि यहाँ पे यही नंबर, यदि आपको बोला जाता कि भाई आप दूसरे बेस में ऑक्टल में करो या फिर हेक्साडेसिमल में करो, तो ये ऑक्टल में करोगे तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 8 से करोगे, तो नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे आता नहीं है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ही ज्यादातर जो है वो आता है। ये और सिंप्लीफाइड वर्जन जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनका यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, बीच वाला ना 6, अभी आपने किया ही था कि 6 यदि आपका डेसिमल नंबर है और इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने डिजिट्स चाहिए, पहले तो ये देख लो कितने डिजिट्स चाहिए रफली आपको। 0 to 7 के लिए आपको 3 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जैसे ये हाईएस्ट नंबर होगा 3 डिजिट में 1 1 1, इससे इससे बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता ना। आ रहा है समझ में? मैम रिपीट कीजिएगा। देखो मैक्सिमम नंबर जैसे कि 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट का कोई भी नंबर है तो मैक्सिमम नंबर कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो आप 4 बिट्स में? भाई सारे नंबर 1 1 1 होंगे, इतना ही मैक्सिमम नंबर हो सकता है। जी 4 तक होगा मैम। हो सकता है ना भाई, मैक्सिमम 0 और 1 में मैक्सिमम नंबर क्या है, 1 है। तो 1 1 1 जब सारे डिजिट्स हो जाएंगे वही मैक्सिमम नंबर होगा। तो जैसे 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 1 1 यदि तीनों हैं तो वो कौन सा नंबर होगा, वो 7 नंबर नेक्स्ट। होगा। ठीक है, तो अब जैसे ये 6 है, अब 6 को कैसे आप बाइनरी में लिखोगे, तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 3 बार गया, कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, 3 बार गया
अब आपने 6 लिख दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 6 में 6 या तो 0 बचा, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, अब 3 को आपने फिर से डिवाइड किया है, क्योंकि 3 बड़ा है, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कितनी बार करेंगे हम? एक बार करेंगे, इसको एक बार करेंगे सिर्फ। ठीक है, एक बार किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 इस 1 में और इस 1 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये रिमाइंडर है आपका। और कितने टाइम्स आपने मल्टीपल किया है वो यहाँ पर एक ही बार किया है, 2 1 जा 2, क्योंकि 3 नंबर है। ठीक है, तो ये 1 यहाँ आया। अब इस 1 को भी हम कंसिडर करते हैं, तो ये सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो 1 1 0, ये आ गया 1 1 0, ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया इसका। अब इसको उल्टा करके देखो कि 6 आता है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, ऐसा करके इन रिस्पेक्टिव डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। अब सबसे पहला डिजिट जो है वो क्या है? 0 है। तो 0 को 2 रेज़ टू 0 से मतलब 2 रेज़ टू 0 का मतलब हो गया 1। कोई भी डिजिट हो, यदि वहां 0 है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो उस पार्ट को भूल जाते हैं क्योंकि 0 हो गया है। अब यहाँ पर 2 रेज़ टू क्या आएगा? 1 आएगा। 2 रेज़ टू 1 इंटू 1, तो 2 रेज़ टू 1 मतलब कितना? 2 का 2 एक बार मल्टीप्लाई, मतलब कि 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो एक नंबर आ गया आपका 2। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? 2 रेज़ टू 2 मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब कि 4। तो 4 को यदि आप 2 में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 इज 6। तो ये डेसिमल नंबर आ गया आपका। इसको एक आध बार आप अपने उस पे कोई भी एग्जाम्पल लेके ट्राई करिएगा। यदि आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं फिर कल फिर से आपको बता दूंगी। ये इन्होंने और एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। यदि ये एक क्वेश्चन आ जाए तो मतलब आपका पक्का हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है मेहनत, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप ये क्वेश्चन कर सकोगे आराम से। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़े उसमें जो मॉनिटर्स हमने पढ़े वो किस किस तरह के होते हैं, पहले कौन से होते थे, अब कौन से होते हैं। तो पहले जो होते थे वो सीआरटी टाइप के होते थे। सीआरटी मॉनिटर मतलब कैथोड रे ट्यूब। ये जो है ये यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोड होता था और वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को रेडिएट करता था एज पर वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज इसमें चाहिए रहता था। और ये वैक्यूम ट्यूब है एक तरह से, और ये इसकी स्क्रीन है, ये डिस्प्ले बोर्ड है इसका। तो पहले जो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते थे जिसमें कि डिस्प्ले की जरूरत होती थी मॉनिटरिंग के लिए, तो इस तरह की ट्यूब यूज करते थे। तो इसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब इसको इमेजिन करिए कि यदि ये स्क्रीन बहुत बड़ी हो, और एक चीज और ये है कि ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी कर्व्ड शेप की होती है, फ्लैट नहीं होती है जो हम अभी यूज करते हैं फ्लैट स्क्रीन लैपटॉप में या फिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन या डिस्प्ले बोर्ड जो जगह जगह लगे हैं सारे फ्लैट स्क्रीन होते हैं। तो ये फ्लैट स्क्रीन नहीं होती थी, ये कर्व्ड होती थी थोड़ी सी, क्योंकि ये इस तरह से ट्यूब बनती है ये। तो अब यदि आपको सपोज 20 इंच का या 30 इंच का आपको एक स्क्रीन चाहिए तो कितना बड़ा सीआरटी लगाना पड़ेगा उसमें। ये पीछे पूरा ये ट्यूब है, इसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्शन रहता है पीछे की तरफ, और हाई वोल्टेज जो है जनरेट मतलब देना पड़ता है ताकि जो बम्बार्डिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीन के ऊपर वो बहुत फास्ट हो। तो इस तरह से ये थोड़ा सा रिस्की भी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बल्कि है बहुत, और पावर कंजम्पशन भी इसका एज कम्पेयर टू फ्लैट स्क्रीन जो एलसीडी एलईडी है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो पहले ये भी एक तरह का सीआरटी मॉनिटर भी एक तरह का मॉनिटर होता था। एग्जाम में आता है कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सीआरटी लिखा है तो उसको भी आपको कंसिडर करना है कि हाँ ये डिस्प्ले बोर्ड भी होता था पहले। उसके बाद में अब एलसीडी होते हैं या एलईडी होते हैं, ये भी स्लिम साइज के हैं, इससे भी स्लिम एलईडी मॉनिटर होते हैं, क्योंकि एलसीडी में कुछ शीट्स जो है
वो लगती हैं, 2-3 तरह के जो प्लाज्मा शीट्स हैं वो लगती हैं। और इसमें भी इमेज क्लैरिटी अच्छी होती है, फ्लोरेसेंट टाइप होता है। और एलईडी में जो एलईडीज यूज होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं छोटे-छोटे, पीछे पूरे स्क्रीन पे अलग-अलग कलर के होते हैं, क्योंकि 3 प्राइमरी कलर्स हर जगह पे होंगे और उसकी मिक्स एंड मैच से आपको जो है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स जो हैं वो आप देख पाते हो। और ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, तो पावर कंजम्पशन जो है वो कम होता है। इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। पिक्सेल क्या होते हैं? पिक्सेल जो है कलर के डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज्यादा कलर्स जितने पास पास और प्लेस होंगे, उतनी ही जो है आपकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है, डिस्प्ले की क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी होगी। पिक्सल साइज देखा जाता है जब भी आप कोई स्क्रीन लेते हो, टीवी लेते हो या फिर कोई कैमरा लेते हो, तो कि क्या पिक्सल साइज है इसके, कितने डॉट्स हैं, कितने डॉट्स पर इंच हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ये 1 इंच है मान लीजिए, और इसमें इतने सारे पिक्सल्स हैं, इतने सारे जो है पिक्चर के डॉट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 7 इंटू 7, 49 जो डॉट्स हैं 1 इंच में। तो इसी तरह से जो है इसका पिक्सल को मेजर किया जाता है कि कितने पिक्सल मिलके जो है वो स्क्रीन बनी है। रिजोल्यूशन क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन सी किसी भी इमेज में जो डॉट्स हैं वो उसकी कितनी संख्या है और उसका कितना रिफाइन वर्जन या कितना फाइन इमेज आप उसको देख सकते हो। तो ये जो इमेज है ये चाहे मॉनिटर की हो, टेलीविजन की हो या किसी भी डिस्प्ले डिवाइस की हो, उसकी जो पिक्सल्स जो नंबर्स हैं वो लैक्स में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बड़ी स्क्रीन है वो। तो उतने पिक्सल की वो होगी, और जितनी ज्यादा पिक्सल साइज होगी उसकी क्वालिटी जो है, क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। आपने देखा होगा, आप कोई पिक्चर क्लिक करते हो कैमरा पे या फिर आप अपने लैपटॉप पे देखते हो, यदि आप उसको जूम करके देखते हो तो कुछ पिक्चर्स फट सी जाती हैं, मतलब उसकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यदि पिक्सल साइज उसका बहुत ज्यादा है तो बहुत ही रिफाइन तरह से जो है वो पिक्चर की क्वालिटी होती है, बहुत जूम करने पे भी पिक्चर क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। फिर रिफ्रेश रेट, कोई भी जो डिस्प्ले है वो रिफ्रेश करता रहता है अपनी स्क्रीन को, जो है वो बार बार जो है डिस्प्ले करता है, ताकि वो उसकी जो ब्राइटनेस है या उसका जो लेवल है वो बना रहे। तो ये जो रिफ्रेश रेट है वो कितनी बार आपकी डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होती है, उसको हम कहेंगे रिफ्रेश रेट। इसको हर्ट्स में नापते हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपका डिस्प्ले रिफ्रेश हुआ, वो उसकी रिफ्रेश रेट होगी। तो जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको अच्छे से इमेज आप देख पाओगे, नहीं तो वो धीरे धीरे डल होके गायब हो जाती है। तो रिफ्रेश रेट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कॉन्स्टेंटली जो है वो सिग्नल और पिक्चर या फिर जो डॉट हैं वो डिस्प्ले होते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम इसको देना पड़ता है, ताकि जो आपका जो पावर है वो थोड़ा सा बैलेंस हो सके और जो स्क्रीन है वो भी डैमेज होने से बच सके। तो वो रिफ्रेश रेट इतना ज्यादा होता है कि हम उसको मेकआउट, हमारी आंखें उतनी समझ नहीं पाती कि ये जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जैसे कि 1 सेकेंड में जितनी भी स्पीड से इसके पिक्सल जो है वो चेंज होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट। जैसे कि यदि 1 सेकेंड में 60 टाइम्स वो रिफ्रेश होती है, 60 टाइम्स जो है जैसे आपने एक जगह पे बहुत टाइम तक एक ही डिस्प्ले को ऑन रखा, तो ये रिफ्रेश होती रहती है, चेंज होती रहती है बार 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 बार। तो वो हम मेक आउट नहीं कर पाते। जैसे 1 सेकेंड में यदि वो 60 टाइम्स रिफ्रेश होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो कब हो रही है, लेकिन आपके डिस्प्ले जो है वो कॉन्स्टेंटली उसी ब्राइटनेस से वो शो होती रहती है।
तो उसको हम कहेंगे रिफ्रेश रेट इसकी 60 हर्ट्ज है। रिस्पॉन्ड टाइम क्या होता है, वो समय होता है जब आपके मॉनिटर को एक रंग से, एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होने में जो टाइम लगता है। तो जैसे बहुत सारे काले और सफेद रंग के चीजें हैं, तो इन सब चीजों को जो है कि कितना रिस्पॉन्ड टाइम है, कैसे वो कलर चेंज हो रहा है, ये बहुत माइन्यूट और इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इतना समझ लेना है कि एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होने में जो टाइम लगता है उसको कहेंगे हम रिस्पॉन्ड टाइम। कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका जो सर्किटरी है, कोई भी डिवाइस की, वो एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होने में कितना टाइम ले रही है, उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्ड टाइम। जनरली मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में होता है, बहुत कम होता है टाइम। और उसके बाद में जो है ये प्रिंटर है, प्रिंटर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर हम कल करेंगे। तो जैसे डिस्प्ले बोर्ड्स आपने देखे बहुत तरह के होते हैं, उसी तरह से प्रिंटर्स भी जो हैं वो बहुत तरह के होते थे। पहले भी कुछ टाइप के प्रिंटर्स थे, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है प्रिंटर्स के वो भी हैं। तो इनको ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया है वो दो भागों में किया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो है वो पहले यूज होते थे। इम्पैक्ट मतलब वो इम्प्रेशन जो है वो देते थे, आपके जो जिस पे भी आपने लेना है, जैसे पेपर है या कोई शीट है, तो उसके ऊपर वो इम्प्रेशंस जो है वो कंप्यूटर के अंदर, प्रिंटर के अंदर ये इम्प्रेशन के हिसाब से वो कैरेक्टर को प्रिंट करते थे। अब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स या लाइन प्रिंटर्स होते हैं, तो लाइन बाय लाइन वो किस तरह से रीड कर रहे हैं और किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से दो टाइप्स के हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इसके आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, काफी है। तो कैरेक्टर प्रिंटर में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डेजी व्हील प्रिंटर है, ये आते हैं जनरली। तो सिर्फ नाम ही ऐसे पूछ लेते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कौन से टाइप का प्रिंटर है, उसमें दे देंगे आपको, तो टिक करना पड़ेगा। या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होंगे, तो एक दो आपके कैरेक्टर प्रिंटर दे दिया, एक दो लाइन प्रिंटर दे दिया और बाकी नॉन इम्पैक्ट दे दिया, और फिर आपसे पूछा ABCD कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। तो इस तरह से नाम को आपने याद रखना है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन है, और इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं और लाइन प्रिंटर्स हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर्स में क्या होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हम मेजर करेंगे कैरेक्टर पर सेकेंड, कितने कैरेक्टर पर सेकेंड जो है वो प्रिंट करता है। तो इस तरह से उसकी जो डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। ये यूनिट्स हैं, कई बार ये यूनिट्स भी पूछ लेते हैं कि कैरेक्टर पर सेकेंड है, LPM फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। LPM मतलब क्या है, तो लाइन पर मिनट, कितने लाइंस एक मिनट में वो प्रिंट करता है। PPM क्या है, तो पेज पर मिनट, कितने पेजेस वो एक मिनट में प्रिंट करता है। और DPI मतलब डॉट पर इंच, कितने डॉट्स जो हैं वो जैसे कि ये यहाँ पर एक प्रिंटर दिया हुआ है कि इसमें इतने सारे जो कैरेक्टर्स लगे हुए हैं और वो कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर रहा है, तो कितने कैरेक्टर वो एक सेकंड में प्रिंट करता है, ये बताता है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। उसकी एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी आप पता कर सकते हो इन यूनिट्स के थ्रू। तो जो डॉट मैट्रिक्स है और डेजी व्हील है ये कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं। लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर। ये जो ड्रम, चेन और बैंड ये याद रख लेंगे, तो ये हैं आपके लाइन प्रिंटर्स। ये लाइन बाय लाइन जो है वो प्रिंट करते हैं। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इसकी जो है वो डेंसिटी हम मेजर करते हैं कैरेक्टर पर सेकेंड से, और इसकी करते हैं लाइन पर सेकेंड से, पर मिनट से। नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से हैं कि जिनको जो कि कोई इम्प्रेशन या ऐसे कुछ टाइप नहीं करते, ये स्मूथली स्कैन जो हम बोलते हैं वो उस तरह से जो है वो प्रिंट करते हैं। तो इसमें 3 है, इंकजेट, लेजर और थर्मल। इंकजेट और इनमें जो है वो इंक यूज होती है, और जो थर्मल प्रिंटर है उसमें जो है हीट के हिसाब से, कलर के हिसाब से वो जो है वो प्रिंट करता है। इसके अलावा जो प्रिंटर्स हैं वो है LED प्रिंटर्स, है ना, ये मल्टी फंक्शनल और ऑन इन वन प्रिंटर। 3D प्रिंटर्स आ गए हैं, प्लॉटर्स आ गए हैं जो बड़े फाइन इमेजेस या पिक्चर्स
या कोई जो है आपको अपना कोई पर्टिकुलर बैनर बनाना है, पर्टिकुलर एक पोस्टर बनाना है, तो प्लॉटर के थ्रू आप जो है प्लॉट कर सकते हो उसमें। इसमें इंक जो है यूज़ होती है, इसलिए आप याद रखेंगे कि जो लिक्विड इंक यूज़ होती है इंकजेट में, और लेज़र जो है में जो है वो पाउडर्ड इंक यूज़ होती है। लेज़र मतलब कि लाइट बीम के थ्रू जो है वो प्रिंटिंग होती है इसमें। और जो थर्मल प्रिंटर है ये फोटो प्रिंटर और प्लॉटर्स जो हैं वो में आते हैं। ये एक और स्लाइड है, तो इसमें ये दिख रहा है आपको कि किस तरह से जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो ऐसे होगा, लाइन प्रिंटर्स इस तरह से लाइन बाय लाइन होगा। ठीक है, ये प्लॉटर्स जो छोटे प्लॉटर हैं वो बड़े बड़े भी होते हैं ये। और नॉन इम्पैक्ट में ये इंक जेट जो है वो इस तरह से होगा जिसमें कि लिक्विड इंक यूज होती है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। किसी को कहीं कोई तकलीफ है, कोई समस्या है यहाँ कुछ? पर जी मैम, यहाँ पर अभी बता रहे थे नॉन इम्पैक्ट में मैम 3 बता रहे थे, यहाँ पर 4 है मैम, एक दूसरे पेज में बता रहे थे मैम जी। ये थर्मल में ही आएगा ये फोटो और ये सब ना। तो मैम 3 होगा कि 4 होगा, ये नॉन इम्पैक्ट ये में इंजेक्ट? थ्री है, लेजर, इंकजेट और थर्मल। ठीक है, ये फोटो प्लॉटर इसमें ही है थर्मल में। और फिर प्लॉटर का और है पेन बेस्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये इतना डिटेल तो नहीं पूछते हैं। बस इतना ही आप याद रख लीजिए, काफी है। और कुछ? मैम इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस बताएं? इम्पैक्ट में कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन वो प्रिंट करता है। इम्पैक्ट मतलब कि इम्प्रेशन बनाना, या जैसे कि डॉट है तो डॉट को वो एक एक तरह से ना ये वन बाय वन ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एक इम्प्रेशन बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। ये कैरेक्टर वाइज बनेगा, एक एक कैरेक्टर एक एक बार में। ये लाइन वाइज इस तरह से लाइन को उसने एक तरह से इम्पैक्ट का मतलब होता है इम्प्रेशन बना देना, छाप देना उसमें वन बाय वन। और नॉन इम्पैक्ट में वो स्मूथली काम करता है। लाइक फोटोग्राफ मैम। हाँ, ओके मैम। मैम आप एक बार बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी भी बता दीजिए। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी ये भी एक बार बता दीजिए। ऑक्टल टू बाइनरी। मतलब बाद में करवा दीजिए, आप एक फिर जो एग्जाम्पल दे। हाँ, जो हाँ जो मैंने आज आपको बताया कन्वर्जन, वो उसको आप बेस चेंज करके करके देखिए। नहीं आता है तो फिर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, जनरली बाइनरी डेसिमल ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी हाँ आना चाहिए आपको। तो ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। आप एक बार करके देखना, यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो फिर अपन देख लेंगे। ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।